नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जहां तक सवाल कोरोना का है तो कोरोना से राहत की खबर है। वैज्ञानिकों का और जो बिहार के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जो पिक दूसरे फेज का जो पिक था कोरोना को लेकर, उस दौर से हम लोग बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग थोड़ा पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम समान स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। बात भी सही, अगर हम आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एक महीने पहले लगभग 14% संक्रमण का दर पहुंच गया था। मतलब 1000 में 140 आदमी, मतलब 100 में 14 आदमी संक्रमित पाए जा रहे थे। वो संख्या घट के 7 पर आ गई है और स्वस्थ होने का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ा है। अभी तक 5,44,000 लोग स्वस्थ होकर कोरोना से मात दिए। तो हम पीक से बाहर आ गए और 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक अगर हम बात करें, जो पीक कहा जा रहा है, उसमें 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। और ये आंकड़ा कमोबेश जो देश और दुनिया में जो पीक का जो आंकड़ा रहा है वो कमोबेश यही आंकड़ा रहा है। ये अलग बात है कि मौत का आंकड़ा जो 10,000 बताया जा रहा है वो हो सकता है कि 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से चीजें बढ़ती जा रही हैं, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि ये आंकड़ा कितना सही है सरकार की तरफ से। इसके अलावा भी कई तरह के आफ्टर इफेक्ट जो है कोरोना का अब दिखने लगा है। बैंकिंग सेक्टर पूरी तौर पर चरमरा गई है। 30-70 मतलब जमा करने वाले लोग 30 लोग हैं तो 70 लोग ऐसे हैं जो पैसे निकालने लगे। पिछले 2 महीने के अंतराल में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट को लोगों ने तोड़ा है। ये बैंकिंग व्यवस्था के लिए कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है। वहीं एक तरह का कोरोना के बाद एक अलग तरह का डार्क फंगस बीमारी का प्रभाव भी अभी तक बिहार में 20 मरीज मिले हैं। जो कोरोना संक्रमित मरीज जब उससे स्वस्थ होकर बाहर निकल रहे हैं उनको डार्क फंगस हो जा रहा है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे निपटना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चलिए, इस राहत के बीच लॉकडाउन को लेकर जो तैयारी की गई है कि अब सख्ती बरता जाएगा। परिवहन विभाग ने कहा है कि अब बिना ई पास लिए हुए जो भी गाड़ी बाहर दिखेंगे सड़क पर उनको 2,000 रुपया फाइन किया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी भी अब सड़कों पर दिखाई देंगे। चलिए हम बात करिश्मा से करते हैं। करिश्मा, कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटे में क्या खास रहा बिहार में? जी देखिए, बिहार में पिछले 1 माह से लगातार कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन से मच रही तबाही के बाद अब हालात धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना का आंकड़ा 10,000 से लगातार नीचे आ रहा। अगर देखा जाए तो राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 कुछ मरीज मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एक्टिव केस प्रदेश में 1 लाख से ऊपर पार देखने को मिल रहा था, अब वो घटकर 89,000 के करीब पहुंच गया है। तो अच्छी बात यह है कि जो कोरोना के मामले में जो गिरावट देखी जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को सुकून देने वाली खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एक राहत की सांसें लिए। लेकिन हालांकि चिंताएं की बात यह है कि संक्रमण का रफ्तार है वो कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों में ज्यादा कमी नहीं देखी जा रही, क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 77 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार में कमी जरूर आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण जो बढ़ रहे हैं उससे एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि जिस तरह से राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, तो उसको लेकर भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। तो लगातार बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना मामले में धीरे धीरे रफ्तार है वो कमी देखी जा रही है। हालांकि रिकवरी दर भी काफी बढ़ोतरी हुआ है, तो यही वजह भी है कि रिकवरी दर जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे बढ़ते संक्रमण का जो दर है धीरे धीरे घट रहा। तो लॉकडाउन का भी असर है कि संक्रमण का जो दायरा है वो धीरे धीरे घट रहा। हालांकि सड़कों पर भी लगातार देखी जा रही है, पुलिसकर्मी हो, प्रशासन हो, सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। और लोग ये समझ ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना को चेन को तोड़ने का एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना है। तो लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं, सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो ये भी जरूर देखा जाए। हालांकि जिस तरह से बिहार में
कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ रही है। इससे बिहार के लोगों ने एक सुकून की सांसें ली। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भी एक राहत की सांस ली। हालांकि राज्य सरकार की जो चिंताएं बढ़ रही थी धीरे धीरे, क्योंकि आंकड़े में लगातार तेजी आ रही थी, 15,000 के पार मिल रहा था, वो अब पिछले 3 दिनों से 10,000 से कम आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से एक राज्य सरकार ने भी राहत की सांस ली है। अब हम रांची चलते हैं, जहां रांची से लॉकडाउन की स्थिति में काफी कुछ बदला है। लगातार मरीजों की संख्या वहां भी कम हो रही है। वहां भी विशेषज्ञों का कहना है कि जो पीक था दूसरे लहर का, उस लहर से झारखंड भी बाहर निकलने लगा है और जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। लेकिन मृत्यु दर अभी भी झारखंड में अगर हम बात करें तो 90 से 100 के बीच ये लगातार आंकड़ा, जैसे पहले 130 से 50 के बीच आंकड़ा था, अब वो 90 से 120 के बीच वो आंकड़ा आके सिमट गया। लेकिन नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मरीज हैं उनकी संख्या में जरूर वृद्धि दिख रही है। लेकिन इन सबके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि जो झारखंड पहली बार जिस तरीके से कोरोना से निपटने में कामयाब रहा है, इस बार ऐसा क्या हुआ। और सवाल टीकाकरण की भी करें तो बिहार में भी समस्याएं हैं। अब बिहार में कह दिया गया कि अब जो दूसरा डोज जिनको लेना है 6 से 7 सप्ताह बाद वो डोज लेंगे। ये भी खबरें, ये भी आदेश जारी हो गया है कि कोविशील्ड जो पहले तीसरे या चौथे सप्ताह में लेना था वो छठे और 7वें सप्ताह में लेंगे। इसको लेकर पूरे बिहार में इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन जो युवा हैं उनके एनरोलमेंट को लेकर जो चीजें सामने आ रही थी उसमें काफी कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह 15 दिन बाद उनको समय मिल रहा है। अब हम रांची चलते हैं और रांची में भी जरा समझना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो परेशानी बिहार में है कि जो नए लड़के हैं उनको अब पोर्टल पे 8 से 10 दिन का समय मिल रहा है, बाद में उनको वो देंगे। इसके अलावा जो चीजें सामने आ रही हैं कि कोरोना की मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या में, लेकिन मरने की संख्या में अभी भी झारखंड में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। जी संदीप जी, जिस तरह से यदि पूरे 24 घंटे की बात करें तो संक्रमण दर जरूर नीचे आया है और जहां 8,000 तक प्रत्येक दिन संक्रमित मरीज मिल रहे थे, वहां अब 3,500 के करीब कल संक्रमित मरीज मिले हैं। तो संक्रमण दर जरूर घटा है, पर जो मृत्यु दर है उसमें और भी घटौती की संभावना है, क्योंकि अब तक यदि स्थिति की बात करें तो अब भी मृत्यु दर काफी अधिक है और पहले 130 से 150 तक आंकड़े जाते थे, पर अभी 100 से आंकड़ा जरूर कम हुआ है, पर और इसमें काम करने की जरूरत है। वहीं यदि दूसरी ओर वैक्सीनेशन की बात करें तो जो 18+ युवाओं को जो वैक्सीन का कार्य शुरू हुआ है उसमें अब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि 22 तारीख तक जो स्लॉट है वैक्सीनेशन का वह पूरी तरह से फुल हो गया है। यानी 22 तारीख से पहले किसी को भी अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं लोग लेने के लिए, और 22 तारीख के बाद का रजिस्ट्रेशन अब खुला नहीं है। ऐसे में अब लोगों को जो युवा वर्ग हैं 18+ हैं, 18 से 44 वर्ष तक के जो नए लड़कों को वैक्सीनेशन देने की बात कही थी सरकार ने, तो कहीं ना कहीं अब लोग को इंतजार करना पड़ रहा है उस वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अब तक जो वैक्सीन की जितनी संख्या है राज्य में उसके अनुसार ही स्लॉट खोला गया था और उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उन्हीं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें 22 तारीख के स्लॉट तक समय दिया गया है, वे 22 तक अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। पर जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अब इंतजार कर रहे हैं कि कब स्लॉट खुलेगा और वे अपने वैक्सीनेशन के लिए इसमें नंबर लगाएंगे। तो देखना यह होगा कि क्या वैक्सीनेशन के लिए उन युवाओं को भी कब समय मिलता है, क्योंकि 22 तक पूरी तरह से स्लॉट बंद है, तो 22 तक किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जी हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे रांची से। वो 22 तारीख तक जो अभी जो पोर्टल है वो पोर्टल बंद है। नए लोगों का तब एंट्री होगा जब ये 22 तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाता है। दूसरे डोज को लेकर जो लोग वेटिंग में हैं उनके लिए भी अलग अलग तरह से परेशानी है। ये स्थिति है, सिचुएशन है। अब चलिए हम कोरोना से जुड़ी हुई और खबरों पर चर्चा करते हैं और
जो खबरें हैं, कुछ जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, हम आपको अब ले चलते हैं मुंगेर में किस तरीके, क्योंकि हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि अब पटना में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बड़े शहरों में भले ही कोरोना का वो दूसरा लहर से पार कर गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मुंगेर में एक ही गांव के 10 लोगों की मौत हो गई है। तो उस मौत के बाद पूरे पंचायत में हड़कंप मच गया और कैंप लगा के जब चेक किया गया तो 100 में 8 लोग, मतलब 8% संक्रमण गांव में भी है। ये बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में गांव में लोग सर्दी खांसी समझकर लोगों को छोड़ दे रहे थे, लेकिन ये स्थिति नहीं है। वहां पर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जरा सुनिए, वहां पे कैंप लगाया गया था, कैंप के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और डॉक्टर क्या कहते हैं। न्यूज आता है पेपर ऊपर में कि वैक्सीन लेने से डेथ हो जाती, इसलिए हम लोग को डर बना हुआ है, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। प्रशासन का जहाँ तक दबाव है वो तो हम नहीं करवा पा रहे हैं, वो तो प्रशासन की तरफ से होगा। नुक्कड़ नाटक भी वो पदाधिकारी के तरफ से ही आयोजन करवाया जाता है। डोर टू डोर जाके अपने से भी कन्विंस करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए। अभी तक यहाँ 10 मौतें हो चुकी है पंचायत में या फिर इस गांव में। इस पंचायत में, गांव में 9 मौतें हुई है, पंचायत में 10 मौतें हुई। क्लियर करें, सारे मौतें 60 से नीचे तक का हुआ है। एक आदमी 80+ का। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुंगेर से हमारे संवाददाता अथर। क्या स्थिति है गांव से? तो इसे ये भयावह स्थिति है कि 100 में अगर 8 आदमी संक्रमित हैं, मतलब 8% संक्रमण का दौर है, जबकि बहुत सारे लोग टेस्ट भी कराने से बच रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार होकर ठीक भी हो जा रहे हैं अपने से, मौत की भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल मुंगेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये साफ कर रहे हैं कि जो मामला है मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत का, यहाँ के जो लोग हैं इनको शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है और भय सबसे ज्यादा इनके मन में है। इन लोगों का कहना थोड़ा जान जाए तो जाए, लेकिन हम ना वैक्सीन देंगे ना तो इसका जांच कराएंगे। इस बात को लेकर लोगों में ग्रामीण में दहशत है। इस बात को लेकर मैंने यहाँ जो शहर यहाँ के अनुमंडल अस्पताल जो पदाधिकारी उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा मामला आ रहा है। उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा कि ठीक है, लोग टीम को गठन करते हैं और लोगों को सबसे प्रचार प्रसार का माध्यम करते हैं। लोगों को पहले जागरूक करना पड़ेगा। जब लोग जागरूक हो जाएंगे वो खुद ब खुद टीका लेने को आ जाएंगे और कोविड का जांच कराएंगे। गांव में से अभी तक में कुल 8 से 10 लोग की मौत हो चुकी है। और मुखिया का कहना है कि सरकार इसमें कुछ नहीं करिए, सरकार का जो दावा है वो सिर्फ खोखला नजर आ रहा है। हम लोग अपने स्तर से सैनिटाइज छिड़काव या मास्क वितरण जैसा ये अपने स्तर से कह रहे हैं जी। जागरूकता की जरूरत है और हमें लगता है कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में सरकार को चार्ज होने में, मतलब हम मुहैया कराएं संसाधन, 15 से 20 दिन का समय लगा था और अब वो स्थिति गांव की ओर धीरे धीरे होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में देखिए, जो पटना का से भी जो खबरें आ रही हैं कि जो जनरल बेड है वो तो खाली है, लेकिन जो आइसोलेशन, जो वेंटिलेटर वाली बेड है या जो इंटेंसिव केयर यूनिट का बेड है, वहां अभी भी जगह नहीं है। और अब ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज पटना की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी पटना के अलावा अन्य जिले में, मुख्यालय में भले ही ये स्थिति हो कि अस्पताल बनाने की बात हो रही है, अस्पताल को हम वेल इक्विप्ड करने की बात हो रही है, लेकिन हालात ये है कि अनुमंडल अस्पताल में वेंटिलेटर तो है, लेकिन वेंटिलेटर कहीं चल नहीं रहा है। ऑक्सीजन को लेकर अभी भी समस्याएं खड़ी हैं। इस वजह से शहरी क्षेत्रों में, खास करके पटना पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। चलिए हम आपको दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल का हाल हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड से 4 वेंटिलेटर वहां 1 साल 9 महीने पहले वहां पहुंच गए अस्पताल, लेकिन टेक्नीशियन अभी तक नहीं पहुंचे, जिस वजह से वो धूल फांक रहा है। और ये सिर्फ बेनीपुर की यह खबर नहीं है, पूरे बिहार के हर अनुमंडल अस्पताल की ये स्थिति है
कि वहां प्रधानमंत्री केयर फंड से पहुंच गई वेंटिलेटर, लेकिन वो चालू नहीं है, उसका तकनीशियन नहीं है, उसको चालू करने के लिए डॉक्टर नहीं है। तो जरा आप भी देखिए क्या स्थिति है और किस तरीके से इतनी बड़ी राशि में वेंटिलेटर खरीद कर रखी भी गई, लेकिन आज कोई काम नहीं हो पा रहा है उसका। करते हैं, इसके लिए हमको वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है। और ज़्यादा सीरियस जब पेशेंट होता है, हाँ, डेडिकेटेड सेंटर नहीं है, और जो जरूरत पड़ता है इससे ज़्यादा कुछ मैंने एडवांस हो जाता है, क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है, हम पेशेंट को हम हायर सेंटर में रेफर करते हैं। और हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ स्किल हैंड्स नहीं है, उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्किल हैंड नहीं है, तो उसकी भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ICU नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से 4-4 वेंटिलेटर खरीद के रखा हुआ है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। ये स्थिति पूरे बिहार की स्थिति है, नहीं पूरे देश की ये स्थिति है। खरीदारी की बात है तो पता नहीं उस मशीन में क्या है क्या नहीं है, वो तो जब चालू होना होगा तब फिर पता चलेगा। लेकिन जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया, उन्हें ये जिम्मेवारी दी जानी चाहिए कि आप वेंटिलेटर चालू करके भी जाए। अब वेंटिलेटर कोई और चालू करे तो स्वाभाविक है, इस तरह से लाखों लाख करोड़ रुपए का जो एक संग्रह हुआ था उसका मिसयूज ही हो रहा है, जब उसका कोई यूज नहीं हो पाया। आज अगर वेंटिलेटर अनुमंडल अस्पताल में काम करता रहता तो कई जाने बचाए जा सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। स्वागत है और हम कोरोना से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बघा ले चलते हैं, किस तरीके से इलाज के अभाव में एक पुत्र अपने पिता को बचा नहीं पाया और कितना निराश है इस व्यवस्था से। जरा सुनिए क्या स्थिति है बघा में, और फिर हम बघा संवाददाता से बात करेंगे कि बात बड़ी बड़ी हो रही है कि हर अनुमंडल अस्पताल में हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर अगर चालू नहीं है फिर भी हम आपात स्थिति में निपटने की सारी तैयारी अनुमंडल अस्पताल में है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप भी देख रहे हैं। देखिए बघा की क्या स्थिति है, देखिए उस मरीज के परिजन पहले क्या करते हैं, फिर हम अपने बघा रिपोर्टर से बात करेंगे। ठीक है, 11 बजे उसका ऑक्सीजन कम होने लगा, जो ऑक्सीलेटर लगा हुआ था काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि आप गार्ड को बोलो, गार्ड बोला मेरा काम नहीं है। फिर हम डॉक्टर बोले कि जाइए आप नर्स को बोले, नर्स के पास गए, वो बोले कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं लगता है, आप जिससे मर्जी कर लो। फिर डॉक्टर के पास आए, ऐसे करते करते 2 घंटे निकल गए। 2 घंटे बाद मेरा पेशेंट देखता है, हम लोग खुद देखिए, कोई नहीं किया उसको, हम लोग खुद कर सकते हैं। हॉस्पिटल से कोई कुछ भी बस वो पीपी किट दे दिए, बस पीपी किट मिल गया, किट मिल गया है हम लोग, और एम्बुलेंस मिला है, हम लोग पैक किए हैं। चलिए हमारे साथ बघा संवाददाता से हम बात करते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पाया और ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। जरा इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बघा अस्पताल की तैयारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी और एक बेटा एक बाप के बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता मौत के सामने में इस तरह से जो है ये सिचुएशन होगा, ये स्थिति आएगी, वो गोद में इलाज के बगैर गोद में ही उसे अपनी जान देनी पड़ रही है। चलिए हमारे साथ बघा रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में इस पेशेंट का इलाज नहीं हो पाया? बघा रिपोर्टर तक आवाज हमारी नहीं पहुंचे। राकेश, किस परिस्थिति में इस मरीज की मौत हुई है और इसके परिजन इतने आक्रोशित क्यों हैं? ये बता दें कि बघा अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना पेशेंट है, कृष्णा प्रसाद जी आए हुए थे इलाज के लिए। इलाज के दौरान बहुत स्थिति जो खराब रहा उनका और उनकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद सबसे बड़ी बात है, मौत होने के बाद कोई भी अस्पताल
कर्मी या चिकित्सक या नर्स, उसका कोई शुद्धि नहीं है। 3 घंटे से परिजन रोते बिलखते रहे और मंडलिया अस्पताल परिसर में, लेकिन उसका 100 को पीपी किट में पैक कर नहीं दिया गया। लास्ट में परिजन जो थे खुद पीपी किट पहनकर 100 को पैक किए और अपने साथ घर ले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो व्यवस्था सरकार बता रही है कि हर जगह व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह से जो व्यवस्था किया जाए इससे कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए जो हालात है बद से बदतर है। सबसे बड़ी बात है, मंडलिया अस्पताल में जो महीनों से लगभग वेंटिलेटर मशीन आकर पड़ा हुआ है, जो लोगों को जीवन रक्षक मशीन है, लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है कि ऑपरेटर उसको संचालित किया जा सके, लोगों की जान जा सके। लोगों की जान जा रही है कि लोगों की जान मौत हो रही है, लेकिन जो मशीन है उसका ऑपरेटर खोई जा रहा है। सबसे बड़ी जब आग लगेगा तब यहाँ के प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो कुआं खोदेंगे और आग बुझाने का काम करेंगे। वही हाल हो रहा है बगहा मंडलिया अस्पताल में। जो कोविड वार्ड बनाया था, महीनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि बगहा में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उत्तम व्यवस्था किया गया है, लेकिन सब हवा साबित हो रहा है। आए दिन इसमें जो मरीज कोविड वार्ड में आ रहे हैं उसमें लगभग अभी तक दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो गई है और कुछ मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है जिसका उपचार यहाँ नहीं हो रहा। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है कोविड वार्डों में लोगों का उपचार के नाम पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बगहा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। अब हम आगे की खबरों पर बढ़ते हैं और कुछ ऐसी खबरें जिन खबरों को लेकर कोरोना से ही जुड़ी हुई खबर है, लेकिन उससे कैमूर हम चलते हैं। कैमूर की जो स्थिति है कि वहां पे डेड बॉडी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था जब से बक्सर में गंगा में महाजाल लगाने के बाद एसडीआरएफ के सहारे गश्ती करने लगे कि आप लाश आप गंगा में नहीं फेंक सकते हैं। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम जो यहाँ से लोग बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, उसको उन्होंने रोक दिया था। प्रशासन के बीच आपसी समझौता हुआ है और आज से वो जाने के लिए उन्होंने छूट दे रखी है। क्या स्थिति है, क्या कहना है प्रशासन की, इनकी बात जरा सुनते हैं, फिर हम अपने कैमूर संवाददाता से समझने की कोशिश करेंगे कि वार्ता के बाद क्या वाकई में यूपी गवर्नमेंट का सहयोग मिल रहा है, खास करके जो डेड बॉडी इधर से जा रहे हैं, या फिर उसी तरीके से विवाद चल रहा है। और यहाँ के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई, उनके द्वारा बोला गया कि जो भी डेड बॉडी आ रही है गाड़ी, उस गाड़ी को रोका जा रहा है, रोक करके उनका नाम पता वगैरह, गाड़ी का नंबर वगैरह लिया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि उचित जो है वो कार्रवाई करके ही, जैसे जला करके ही आए। और इनमें समन्वय स्थापित हुई, हम दोनों में बातचीत विचार हुई है और उनके द्वारा सहमति दी गई है कि हाँ इधर से गाड़ियाँ जाएंगी और यही रोक करके बस उनको समझा देंगे वो लोग कि हाँ जाए तो अच्छी तरह से जला करके ही वापस। हाँ, देखिए, ये विवाद जब से बक्सर में ये स्थिति बनी तब से ये सिचुएशन सामने आया है कि जब जो बिहार से काफी लोग काशी जाते हैं, मतलब ये बहुत ही धार्मिक मान्यताओं के साथ बहुत लंबे समय से, हजारों हजार बरस से इस जगह के लोग उस जगह जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। चलिए, हमारे साथ कैमूर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जो समझौता हुआ है उस समझौते पर अमल हो रहा है या फिर जो बिहार से लोग जो काशी दाह संस्कार करने जा रहे थे उनको अभी भी परेशानी बनी हुई है? नहीं, देखिए, जब कैमूर एसपी के द्वारा गाजीपुर यूपी के एसपी से बात की गई और पूरे मामले पर अब जो दाह संस्कार करने वाले बिहार से यूपी में जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाकायदा जो यूपी बिहार के बॉर्डर है, यूपी पुलिस के द्वारा उनका डॉक्यूमेंट, सब कुछ, नाम पता डिटेल लेने के बाद उनको अंतिम संस्कार करने के लिए जाने का परमिशन दे दिया गया है। क्योंकि कल एसपी कैमूर एसपी बात किए थे, उसके बाद ये पहल शुरू हो गई है। जी, सुलह बातचीत के बाद थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है। डेड बॉडी जाने को स्वतः जो जाने के का जो प्रोसेस बनाया गया है उसी प्रोसेस के अनुसार, मतलब कोरोना संक्रमित मरीज नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। चलिए, अब हम आपको नवादा की एक खबर दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मरीज का परिजन अपने सर के खटिए पे
पेशेंट को इस अस्पताल से उस अस्पताल लेते भागते रह गया और 1 घंटे तक कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला और उस पेशेंट की मौत हो गई। ये है व्यवस्था, आप कह सकते हैं कि वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में। और ये स्थिति बनती जा रही है कि एम्बुलेंस को लेकर बबेला मचा हुआ है ही। अब ये स्थिति हुई है कि लाश ढोने वाली स्थिति बन गई है कि इस अस्पताल से उस अस्पताल तक लोग भागते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी इलाज का प्रबंध नहीं है। चलिए अब हम दरभंगा चलते हैं, जहां से पप्पू यादव को की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया गया है। दरभंगा के डॉक्टर का कहना है कि जो इनका ऑपरेशन हुआ है उसमें कुछ इन्फेक्शन की चीजें सामने आ रही है। ऐसे स्थिति में इनको स्पेशल केयर यूनिट में रखने की जरूरत है और इसका ऑक्सीजन लेवल भी घट बढ़ रहा है, इसलिए इनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। जरा आप भी सुनिए पीएमसीएच को लेकर जो तैयारी चल रही है। हालांकि वो वहां से रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर बाद 1 घंटे के अंदर वो पटना पहुंचेंगे बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। चलिए आज इस बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।